हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो बता रहा है किसी संपत्ति के लेन देन में ना रजिस्ट्री की आवश्यकता है, ना स्टैंप ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है। तो कौन सी संपत्तियां ऐसी हैं जिसमें ना रजिस्ट्री की आवश्यकता है, ना स्टैंप ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है? वो कौन सी संपत्तियां होती हैं? ये केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय दिसंबर 2024 का निर्णय है जो आने वाली कोर्ट्स पर बाध्यकारी हो जाएगा। दोस्तों, ये निर्णय मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी, इसे एंड तक देखिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस डाल रखी हैं और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। पूरे दो दो महीने की एक एक सब्जेक्ट की मेरी वीडियो है, सेक्शन टू सेक्शन मैंने वहां पे समझा रखा है। बहुत रीजनेबल प्राइस में है, आप उसे आराम से परचेज कर सकते हैं। इतने की किताब आ जाती है जितने की मेरी 2 महीने की लाइव क्लासेस की वीडियोस है। दोस्तों, आप एक बार किसी भी एक सब्जेक्ट को परचेज करके देखिएगा, उसके बाद ही दूसरा लीजिएगा जब वो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों, ठीक, वहां मैंने पूरी वीडियोस डाल रखी हैं, उनसे आप फायदा उठाइएगा। ठीक दोस्तों, आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करता हूं। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के पास तक गया, इस केस के थोड़े बेसिक फैक्ट्स देखिएगा। इस केस में एक एक्स नाम का व्यक्ति होता है, उसकी एक जमीन होती है। जमीन पे उसके किसी रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया होता है। पेपर सारे एक्स के नाम है। नगर पालिका में, नगर पंचायत में एक्स का नाम दर्ज होता है, खातों में एक्स का नाम दर्ज होता है, लेकिन कब्जा किसी उसके रिश्तेदार वाई नाम के व्यक्ति ने कर लिया। और एक्स के बार बार तकाजा करने के बावजूद भी वाई उस संपत्ति को खाली नहीं करता। दोस्तों, जिससे एक्स को दिक्कत होती है। एक्स अब उसके विरुद्ध न्यायालय में डिक्लेरेशन डिक्री के लिए सूट फाइल करता है और न्यायालय से परमानेंट इंजंक्शन भी मांगता है। अब डिक्लेरेशन डिक्री क्या होती है? डिक्लेरेशन डिक्री का उल्लेख स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 में किया गया है। इसमें न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है, सर मेरी ये संपत्ति है, मुझे इसका ऑनर घोषित किया जाए क्योंकि पेपर सारे मेरे पास हैं और वाई ने मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, तो डिक्लेयर कीजिए, आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये न्यायालय से डिक्लेरेशन डिक्री की वो मांग करता है। दूसरी ओर वो न्यायालय से परमानेंट इंजंक्शन की भी मांग करता है, सर मुझे स्थायी व्यादेश दीजिए ताकि दोबारा ये वाई नाम का मेरा रिश्तेदार मेरी संपत्ति पर कब्जा ना कर पाए। मुझे इंजंक्शन भी दिलवाया जाए, इससे खाली करा कर दी जाए मुझे संपत्ति। ठीक दोस्तों, ये दो रिक्वेस्ट में न्यायालय से करता है, न्यायालय में सूट फाइल करता है। अब वाई को पता लगता है कि मेरे विरुद्ध सूट हो गया है, वो टेंशन में आ जाता है। उसके पास पैसे इतने नहीं होते कि वो सूट कर सके, उसका जवाब दावा दाखिल कर सके, और उसे लगता है मुझे दिक्कत हो जाएगी। अब वो एक्स के पास जाता है और कहता है, भाई मैं तुम्हारी संपत्ति लौटाने को तैयार हूं और जो तुम्हारा छोटा मोटा खर्चा हुआ है वो भी तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम अपना केस वापस ले लो। अब एक्स के समझ में आ जाती है क्यों केस लड़ा जाए फालतू में। ठीक, तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों न्यायालय से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारा सेटलमेंट हो चुका है, हमारा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, आप हमें समझौता डिक्री दे दीजिए। ठीक, कॉम्प्रोमाइज डिक्री दे दीजिए। अब कॉम्प्रोमाइज डिक्री का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 23 रूल 3 में कर रखा है कि जब पक्षकार दोनों पार्टी, वादी और प्रतिवादी, न्यायालय से रिक्वेस्ट करते हैं हमें आप समझौता डिक्री दे दीजिए, हमारा समझौता हो चुका है, तो न्यायालय उनको समझौता डिक्री दे देता है। अब देखिए, गेम यहां से शुरू होता है। अब समझौता डिग्री किसके पक्ष में आ गई? दोनों ने समझौता कर लिया, तो ऑब्वियस है एक्स के पक्ष में डिग्री आ गई है। एक्स उस संपत्ति का ऑनर पहले भी था और अभी भी न्यायालय ने उसी को ऑनर घोषित किया है कि दोनों पार्टीज में समझौता हो चुका है। ठीक, वाई ने संपत्ति का कब्जा छोड़ दिया है। अब देखिए, गेम यहां से स्टार्ट होता है। अब यहां पर रेवेन्यू कलेक्टर एक्स के पास आता है और वो कहता है आप रजिस्ट्री की फीस जमा कीजिए और स्टैंप ड्यूटी भी भरिए। स्टैंप ड्यूटी 6,67,000 की उससे मांगता है कि आप जमा कीजिए। न्यायालय ने आपके पक्ष में डिक्री दी है और न्यायालय ने आपको संपत्ति का ऑनर घोषित किया है। अब एक्स रेवेन्यू कलेक्टर से कहता है, पहले भी मैं इस संपत्ति का ऑनर था, मैं नया ऑनर नहीं बना हूं। ठीक है, पहले भी मैं ऑनर था और अभी भी न्यायालय ने मेरे पक्ष में डिक्री दी है, तो मैं ही तो ऑनर हूं, मैं स्टैंप ड्यूटी अलग से क्यों दूं? रेवेन्यू ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता, मामला हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट भी उसकी बात से सहमत नहीं होता और रेवेन्यू कलेक्टर से कहता है आप इससे वसूल कीजिए 6,67,000 रुपए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इसके पक्ष में समझौता डिक्री दे दी, इसे देने ही पड़ेंगे। अब वो कहता है सर अगर वाई के पक्ष में डिसीजन आता तो वो नया ऑनर उस संपत्ति का बनता, तो वाई को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती, जायज बात है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी इस संपत्ति का ऑनर हूं, तो मैं क्यों दूं? इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए केस का नाम क्या था, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2024 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, एक्स सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखता है और कहता है
सर न्यायालय ने मुझे समझौता डिक्री दी है, ठीक, मेरे पक्ष में डिक्री आई है और पहले भी मैं ही संपत्ति का ऑनर था, वाई के साथ मेरा समझौता हो गया, वो मेरी संपत्ति खाली करके चला गया, तो मैं ही तो ओनर हूं, अब मैं स्टैंप ड्यूटी अलग से क्यों जमा करूं, ठीक, और मैं रजिस्ट्री भी दोबारा से क्यों कराऊं अपनी, मैंने रजिस्ट्री ऑलरेडी कर रखी है, मेरे नाम संपत्ति है, ठीक, तो मैं रजिस्ट्री भी क्यों करूं फालतू में, कन्वीनियंस चार्ज मैं क्यों दूं अलग से। सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में बात आती है, वाकई में एक्स तो संपत्ति का ऑनर पहले भी था, ठीक, सिर्फ समझौता ही तो हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, रेवेन्यू कलेक्टर से कहा, आप एक्स से जबरदस्ती स्टैंप ड्यूटी नहीं भरवा सकते, ऑलरेडी ये संपत्ति का ऑनर है, अगर वाई संपत्ति का ऑनर हो जाता तब आप उससे अलग से स्टैंप ड्यूटी भी करवाते और रजिस्ट्री भी कराते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक्स तो इस संपत्ति का ऑनर पहले से ही है, उसे अलग से स्टैंप ड्यूटी लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से इस केस में न्यायालय ने एक्स के पक्ष में डिसीजन दिया और उसको इस संपत्ति का रियल ऑनर भी घोषित किया। ठीक दोस्तों, इस तरीके से देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया, जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी संपत्ति का ऑनर होता है तो उसे अलग से स्टैंप ड्यूटी लगाने की आवश्यकता हूं। मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल है प्ले स्टोर पे उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अपने रिलेटिव्स को जो जज की एपीओ की तैयारी कर रहे होंगे उनको सेंड जरूर कीजिएगा, उनको बहुत फायदा होने वाला है, ये मेरा चैलेंज है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।